हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हमने स्टार्ट की थी पीजीटी मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट 1 की सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीजीटी मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं, दीज आर वेरी यूजफुल फॉर एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS या फिर आप जिसका भी पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं मैथमेटिक्स का, सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बहुत सारे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम 2 प्रैक्टिस सेट के 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। कहता है आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले बात तो हम ये एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन है किस चैप्टर से, क्योंकि हमें एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि एकदम हम पिक कर लेना और फिर हमें उसमें करना क्या है तो हमें इजी हो जाता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्वेश्चन कहाँ का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। हुज जनरल सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ा कीजिए, क्योंकि सब कुछ उसी में होता है। हुज जनरल सॉल्यूशन, यानी कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है, इसका क्या गिवन है, आपको सॉल्यूशन गिवन है। इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 माइनस c4। कहता है एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन ये है, आपको बताना है कि उस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। आगे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं c1 c2 c3 c4 c5, जो इसमें कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो ऑर्डर आएगा वो पूछ रहा है आपसे कि वो 5 होगा, 4, 3 या 2, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन गिवन है ना, c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 माइनस c4 e टू द पावर x प्लस c5। अब हमें ऑर्डर बताना है, तो इसमें आप क्या ये जो 2 कांस्टेंट्स हैं c1 प्लस c2, इसको एक अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं c5। cos इसको नहीं आप ऐड कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी आ रहा है दैट इज x, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा, माइनस c4, ठीक है। अब इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, एक आपके पास फॉर्मूला रहता है e टू द पावर एक्स वाई को आप लिख सकते हैं ना, e टू द पावर एक्स इंटू में e टू द पावर वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई को, ठीक है। तो e टू द पावर एक्स इंटू में e टू द पावर c5, ठीक है। अब देखिए ये आपका एज इट इज आ गया, cos x प्लस c3 भी एज इट इज है। अब यहाँ पे एक ये कांस्टेंट है और e टू द पावर c5 भी अपने आप में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि e की वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट, और c5 ये कांस्टेंट ही गिवन है आपके पास। तो इन दोनों की जगह से फिर से एक अनदर कांस्टेंट लिख दीजिए दैट इज c6, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो कांस्टेंट रिड्यूस नहीं हो सकते ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 रह गए, ठीक है। तो जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, उसका ऑर्डर होता है, उतने ही कांस्टेंट्स आते हैं ना उसमें, ठीक है। तो अब अगर इधर यहाँ पे 3 कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इन 3 कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए हमें इसे अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। आप उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना है तो आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन पे आना होता है तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपके पास 3 कांस्टेंट्स आ गए, ठीक है, आपको इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीनों कांस्टेंट्स भी क्या हो जाएंगे, रिमूव, ठीक है। तो कहते हैं अगर ये तीनों कांस्टेंट्स को रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 2। कहता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो डिवाइड कर रहे हैं वो किस फॉर्म के हैं, 4n प्लस 2, n कैसा दिया हुआ है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑफ द इंटीजर 240, ठीक है। कहता है कि 240 आपके पास एक इंटीजर है, जो उसके डिवाइजर्स हैं ना, डिवाइजर्स हैं जो इस 240 के, वो किस फॉर्म के हैं, 4n प्लस 2 फॉर्म के हैं। कहता है तो उनका नंबर आपको बताना है, कि वो डिवाइजर 240 के उन डिवाइजर्स का नंबर बताना है जो इस फॉर्म के हैं, 4n प्लस 2, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब 240 के डिवाइजर्स, डिविजिबल बाय किससे है, डिवाइजर ही दिया हुआ ना इसका, 4n प्लस 2, ठीक है, ये आपके पास गिवन था, ठीक है। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1, यहाँ से भी 2 कॉमन ले दिया, कट हो गया, तो 120 इज डिविजिबल बाय
2n+1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए 120 किससे डिविजिबल है, 2n+1 से। 2n+1 क्या होते हैं, 2n+1 ऑड इंटीजर्स हो गए आपके पास, ठीक है। कहता है ये जो ऑड इंटीजर्स है ना, आपको ये बताने हैं कि ऑड, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा n>=0 है तो आपको पॉजिटिव कंसिडर करने हैं। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो भी 120 को डिवाइड करेंगे, पहले आप n को क्या पुट करेंगे, 0, तो कितना आ गया 0 + 1, 2n+1 को कैलकुलेट कर लेना, तो दैट इज 1 तो इसको डिवाइड करेगा ही, ठीक है। अब आप इसके और देख ले, इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 भी डिवाइड कर रहा है 120 को, दैट इज कि 60 आ जाएगा ना। बट ये 2 आपको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आपको किस फॉर्म के लेने हैं, 2n+1, दैट इज ऑड, ठीक है। तो 1 नहीं, 1 ले लिया आपने, 2 नहीं लेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 60 आ जाएगा। 4 डिवाइड करेगा बिल्कुल, बट 4 हम कंसीडर नहीं करेंगे। 5 भी इसको डिवाइड करेगा, 6 भी करेगा, 20 आ जाएगा, बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑड लेने हैं। 7 नहीं कर रहा, 8 नहीं कर रहा, 9, 10 डिवाइड कर रहा है इसको, बिल्कुल 10 कर रहा है, बट 10 कैसा है आपके पास, एक इवन इंटीजर है, ठीक है। तो आप 10 भी नहीं लेंगे। 11, 12 नहीं करेगा, 13, 14 एंड देन 15, ठीक है। 12 तो मतलब जो भी इवन है वो आपको सारे क्या कर देने हैं, स्किप। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स सिर्फ इतने ही आएंगे ना 15 तक, ठीक है। तो कहता है जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे ना इस नंबर के, जो जिसको 4n+2 डिवाइड कर रहा है, वो कितने हैं, टोटल 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ट्राइंगल ABC 2AC साइन ऑफ 1/2 A - B + C इज इक्वल टू दिस 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 दिस। सबसे पहले तो ये हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, ट्राइंगल के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ट्राइंगल के चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, तो जो वर्टेक्स ए होता है उसके अपोजिट साइड क्या रहती है, स्मॉल a, इसको स्मॉल b से नोटेट करते हैं और इसको स्मॉल c से। साथ ही हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, पाई, ठीक है। अब हमें दिया तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक ट्राइंगल दिया और उसकी वैल्यू पूछी है, तो जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना इसमें, हम उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो a + b + c किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है ना। यहाँ से देखिए आपको इस टर्म में इसको लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे a और c तो कैसे हैं, पॉजिटिव, पर b नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो b है आप उसको दूसरी तरफ ले जाइए, कितना आ जाएगा, पाई - b, ठीक है। अब भी आपकी वो टर्म ये इससे मैच नहीं हो रही है। इसमें और क्या आ रहा है, एक तो 1/2 और आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव भी, ठीक है। तो अब आप इसमें फिर से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस कर दीजिए b को। तो पाई - b ऑलरेडी था, एक और -b कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a - b + c विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 भी आ जाने वाला है ना, तो पाई/2 और -b रह जाएगा, 2b / 2 दैट इज b, ठीक है। पाई/2 - b। अब इधर तक क्लियर हो गया। अब आप अपनी इस टर्म को लिख लीजिए जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 2AC साइन ऑफ 1/2 A - b + c जो हमें कैलकुलेट करना है, हमने उसे लिख लिया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 2AC। इस पूरे की जगह हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, पाई/2 - b साइन ऑफ पाई/2 - b, क्लियर। अब आपका क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत अच्छे से आता है। क्वाड्रेंट सिस्टम में ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos b, क्लियर, ठीक है। cos b का आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है, क्या होता है, c² + a² - b² डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2AC होता है ना, ठीक है, वही आ गया। 2AC से 2AC आपका क्या हो गया, कट, c² + a² - b², दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ f(x) = 3x - 5 देन f इनवर्स x, ठीक है। कहता है एक फंक्शन गिवन है आपके पास 3x - 5, पूछा है क्या है आपसे उस फंक्शन का इनवर्स, कि वो इनवर्स क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि इज गिवन बाय, कि क्या वो इनवर्स 1/3x - 5 होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या वो f इनवर्स x + 5/3 होगा, या फिर थर्ड ऑप्शन पढ़िए, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज f इज 1/1, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि f इनवर्स x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और फिर
एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एफ इज ऑन टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक कर लें। देखिए, दो ऑप्शन तो आपके पास गिवन है कि एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है और उसकी अपनी एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, और दो ऑप्शन गिवन है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लें कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो हम उसमें से हम क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे ना अपने दो ऑप्शंस को। तो देखिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, 3x - 5, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, अब अगर हम इसके चेक करें तो ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। बिल्कुल, जब आप इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये आपका। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये दो ऑप्शंस तो आपके क्या हो गए, गलत, इन्हें तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शंस हो ना कि दो ऐसे हैं और दो उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो सबसे पहले तो आप उस कंडीशन को चेक कीजिए और वहाँ से एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स, इसको आप y लिख सकते हैं जो गिवन है, 3x - 5, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, y + 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x आ गया, दैट इज g ऑफ y। तो दैट इज के इनवर्स एफ इनवर्स एक्स अगर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, x + 5/3, क्योंकि उसने आपसे x की फॉर्म में पूछा था ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, x में चेंज कर दिया। तो एफ इनवर्स की x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x + 5/3, दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ वेक्टर a = i + j + k, वेक्टर b = 4i + 3j + k, c = i + अल्फा j + बीटा के। ठीक है, कहता है ये सारे के सारे वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स जो आपको गिवन है ए बी सी, ये कैसे गिवन है आपके पास, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो आप कहता है और साथ में एक और कंडीशन गिवन है कि जब आप इस c का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, √3। तो आपसे पूछा गया है कि देन आप बताइए जो इस यहाँ पे इस वेक्टर c में ये अल्फा और बीटा जो यूज़ हो रहे हैं ना, कि इनकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, क्या पेयर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन होता है आपको वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ए बी सी, तीन चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, तीन वेक्टर्स हैं। तो अब कंडीशन क्या है, ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप इसी की कंडीशन उठाएंगे। लिनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है वेक्टर्स की, कि इन सब के कोफिशिएंट्स का जब आप क्या ले देंगे, तीनों के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वेटिंग टू 0, ये रहती है लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की कंडीशन। तो आप इसका डिटर्मिनेंट बना लीजिए। पहले के कोफिशिएंट क्या थे, i का 1, j का 1, k का 1। इसी तरह से b के लिख लीजिए 4, 3, 4, c का लिख लीजिए 1। ध्यान से देखिए, i का 1, j का कितना है, अल्फा, और k का कितना है, बीटा। इसको इक्वेट कर दीजिए 0। तो अब आप इसमें कुछ ऑपरेशंस लगा लीजिए, c2 goes c2 - c1 एंड c3 goes c3 - c1। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज। अब c2 - c1 यानी कि c2 में से c1 माइनस कर दें, 1 - 1 कितना हो गया, 0, 3 - 4 -1, अल्फा -1। ठीक है, अब c3 में भी क्या करना है, c3 - c1। अब इस c3 में से आपको इसको माइनस करना है, 1 - 1 0, 4 - 4 0, b - 1 बीटा -1 बीटा -1 इक्वेटिंग टू 0। ठीक है, अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैलकुलेशंस कितनी इजी हो गई हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अलोंग एक्सपैंड कर लें हम, फर्स्ट रॉ के अलोंग अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू बीटा -1, और ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ बीटा -1 इज इक्वल टू 0। इक्वेट किससे किया हुआ था, 0 से। ठीक है, दैट इज कि बीटा -1 कितना आ गया, 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। ये तो आपको क्लियर हो गया। बट आपसे क्वेश्चन में पूछी क्या है, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू। अभी सिर्फ किसकी निकली है, बीटा की। हमने एक कंडीशन यूज कर ली लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वाली, और हमने एक की वैल्यू निकाल ली। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक और कंडीशन आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी किसके इक्वल है, √3 के। तो अब आप इसको यूज कीजिए। किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको स्क्वायर ले लेते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, अल्फा का कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा का कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो गया, ये √3 के इक्वल हो गया।
यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो अब ये जो इक्वेशन है वो कहता है ये जो रिलेशन है ये हर हाल में किसके इक्वल आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अभी अभी हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये तो 1 है, ये भी यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर के ऊपर बात आती है कि ये वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है कि ये टोटल एक्सपेंशन इसके इक्वल हो जाए, स्क्वायर रूट है, ठीक है। 1 और 1 यहाँ कितने हो गए, 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर हर हाल में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तभी तो वो कितने बनेगी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 बन जाएगा आपका। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1। +-1 क्यों हो सकती है, क्योंकि जब हम अल्फा स्क्वायर करेंगे तो दोनों ही केसेस में क्या आएगा, 1। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसीडर नहीं करनी है। अगर आपके पास स्क्वायर में आ रहा है तो आप नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों ही जब कंसीडर करेंगे आप तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यूज आ गई, अल्फा किसके इक्वल आ गया, +-1 और बीटा किसके इक्वल आ गया, 1। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास, कहता है उसकी जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम क्या है, PQRS, वो कैसे हैं, डायगोनल्स किस लाइन पे हैं, एक ये है x + 3y = 4 एंड एक इसके अलॉन्ग है 6x - 2y = 7। कहता है देन आपको बताना है PQRS कैसी होगी। ये जो पैरेललोग्राम गिवन है ना आपके पास, कहता है ये जो PQRS है ये कैसी होगी, रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल या फिर रोम्बस, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो दो लाइंस है ना, ठीक है, इनके आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकाल लिया आपने, इस वाली लाइन का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा स्लोप, -1/3, यही होता है ना, -x/y। और अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं अनदर का, 6x - 2y = 7 का, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है, इसके स्लोप को आप नाम दे दीजिए m1, इसको आपने नाम दे दिया m2, ठीक है। अब आप ये ध्यान से देखिए, m1 × m2 कितना आ रहा है, -1/3 × 3 दैट इज -1। m1 × m2 अगर क्या आ गया, -1, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की। यानी कि ये जो दो लाइंस आपको गिवन है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब बात किसकी आती है, पैरेललोग्राम की, क्योंकि हमें बताना किसको है, PQRS पैरेललोग्राम को बताना है। अब ऐसा पैरेललोग्राम में कब होता है कि दो डायगोनल्स उसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। या तो वो तब होता है कि या तो वो क्या हो, पैरेललोग्राम रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो, ठीक है। अब बात आती है कि आपके पास तो ऑप्शन दोनों ही गिवन है, स्क्वायर भी गिवन है और रोम्बस भी गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो स्क्वायर होता है ना आपका, वो रोम्बस का एक पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है। रोम्बस का एक पर्टिकुलर केस क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो आपको सिर्फ एक जनरल आंसर देना है इस तरह के क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस हो रहे हैं, बट आप वहाँ पे जनरलाइज कीजिए, ठीक है। स्क्वायर तो रोम्बस का एक केस है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रोम्बस। दैट मीन्स कि वो जो आपके PQRS पैरेललोग्राम है, इन दो डायगोनल्स के साथ क्या होगी, एक रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एंगल बिटवीन द कर्व्स xy = 2 एंड y² = 4x एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज tan 1 1/3, tan 1 3, tan 1 2 और tan 1 2/3। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो कर्व्स गिवन है आपके पास, xy = 2 एंड y² = 4x, उन दोनों के एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो पहले तो आपको क्या करना है, दो कर्व्स गिवन है, कहते हैं इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उस पे आपको बताना है एंगल। समझ में आ गई होगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपके पास दो कर्व्स क्या हैं, xy = 2 एंड y² = 4x, यही गिवन है ना। अब आपको क्या चाहिए, एंगल भी किसके ऊपर निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी हम दो कर्व्स का निकालते हैं, आई होप आपको आता होगा अच्छे से, कि एक में से वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए और x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 2/y कर दी मैंने, ठीक है। उठा के ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, y² = 4 × 2/y हो गई, ठीक है। तो y³ किसके इक्वल आ गया, 8 के, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2। क्लियर। m1 क्या रहता है, स्लोप रहता है, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, m = dy/dx, सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट कर्व का निकाल लीजिए, xy = 2,
ये गिवन है ना, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ इंटू में से आपके पास x डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -y, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, -y अपॉन एक्स, ठीक है। इसी तरह से आप अपने सेकंड का भी निकाल लीजिए स्लोप, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफ्रेंशिएट कीजिए 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, कट कर लीजिए, ये आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 अपॉन y, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए m1, ये आपका फर्स्ट स्लोप आ गया है, और इसको आप नाम दे दीजिए m2। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स m1 माइनस m2, लिख लेते हैं यहाँ पे m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -y अपॉन एक्स, और यहाँ पे कितनी है, -2 अपॉन y, 1 माइनस y अपॉन, अच्छा हाँ, देखिए यहाँ से आपके पास m1 आ गया, m2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो उसने एंगल पूछा था किस पे पूछा था, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2, तो इसमें पुट कर लीजिए, माइनस y कितना है आपके पास 2 और x कितना है 1, तो कितना आ गया -2, ठीक है। जब हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया एट 1 2, ठीक है, और इधर भी ऐसे ही कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 1 2 पे, तो कितना आ जाएगा 2, और y भी कितना है 2, दैट इज 1, ठीक है। तो यानी कि m1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, -2, और m2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1। अब आप अपना फॉर्मूला लगाइए, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स m1 की वैल्यू कितनी है, -2, m1 -2, m2 कितना है आपके पास 1 प्लस -2, इंटू में 1 ही आने वाला है, छोड़ दें उसको, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, ये टेंजेंट इनवर्स -3 ओवर -1, नीचे ऐड करने पे -1 बच गया ना, माइनस से माइनस कैंसल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 3, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट्स पसंद आ रहे होंगे। ये प्रैक्टिस सेट चाहे आप किसी भी लेवल का पीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, स्पेशली एचटेट, केवीएस, एनवीएस, जीएसएस भी, सभी के लिए, ठीक है। और साथ साथ मैंने अपने चैनल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।